मुझे 100% यकीन था कि हुकूमत बीजेपी की ही बनेगी। सट्टा बाजार, एग्जिट पोल, ये इसको मैं कुछ मानता ही नहीं। मुझे 100% आत्मविश्वास था कि बीजेपी की हुकूमत बनेगी जरूर, और उसमें मैं बहुत बड़ा रोल अदा करूंगा। ये मुझे अपने आप पे बहुत विश्वास था। हुड्डा साहब का राज अच्छा नहीं था, लेकिन आदमी बहुत बढ़िया है। उनके खून में चौधरी रणबीर जी का जज्बा है। ऐसी आपने बातें कही। हुड्डा साहब की प्रशंसा क्यों? मैं उनको कहता, खट्टर साहब को भी कहता था, आप योगी आदित्यनाथ जो हैं यूपी के चीफ मिनिस्टर, उन वाला राज चलाओ, उन वाला लॉ एंड ऑर्डर कायम करो यहाँ, बुलडोजर चले। लेकिन मैं ये कहता हूँ गुंडे तो सारे थानों में उनके रिकॉर्ड हैं, कोई छिपे हुए थोड़ी हैं। ठीक बात है। सरकार जिस दिन फैसला कर ले एक हफ्ते में गुंडा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। नस्ल को कमजोर करते हैं, मिलावट करते हैं हर चीज में, वो देश के दुश्मन हैं। उन पे तो दफा 302 लगनी चाहिए। उनको तो शरेआम चौराहे पे खड़े करके शूट कर देना चाहिए। ये मेरा मानना है। जो अब की बार जो असेंबली रही, पहली बार ऐसा रहा कि ना तो अभय सिंह चौटाला वहां थे, ना दुष्यंत सिंह वहां पर आ पाए। क्या मिस किया आपने, या क्या आपका कहना कि ठीक हुआ नहीं आए? अगर वो मुझे साथ रखता और ठीक चलता तो चीफ मिनिस्टर बनता, कोई रोक नहीं सकता था उसे। चौटाला साहब का राज जी 2005 के बाद कभी नहीं आया। नहीं आया। भगवान ने उसके साथ न्याय किया। जो उसने धोखा किया था तो भगवान ने उसको सजा सही दी। कितनी बड़ी पार्टी थी, चौधरी देवीलाल इस धरती के सबसे बड़े नेता हुए। उनसे बड़ा नेता तो कोई भी नहीं हुआ। जमीन से जुड़े हुए चौपाल के नेता, जन जन के नेता थे। आज उनके पड़पोते घर पोते का ये हाल है। बीजेपी ने मुझे सम्मान दिया, विधायक दल का नेता बनाया। मैंने जो रोल अदा करना चाहिए था बीजेपी का, वो किया नहीं किया। नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। पछतावा है बताऊं? बहुत जबरदस्त पछतावा है। दिलो दिमाग पे एक बात छा गई कि भाई हल्के को इसको भरूंगा, भरे कैसे नौकरी लगने से। तो सारे भाई ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज का मुख्य इंटरव्यू है हमारे दादा गौतम जी के साथ। बाबूजी राम राम, नमस्कार, जय हिंद जी। राम राम जी। राम। बाबूजी तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है, पहले से बहुत बेहतर हूँ। बाबूजी अब की बार तो विधानसभा में आपकी चर्चाएं बहुत ज्यादा रही। आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात करी, मिलावट की बात करी, हम चैनलों पे देख रहे थे, तकरार भी आपकी चल रही थी, कहीं भाईचारा भी चल रहा था। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात थी, आपने ये प्रेडिक्शन करा था जींद की रैली में, जब आपकी टिकट अनाउंस हुई थी, जींद में रैली हुई थी, कि भी 200% सीएम सैनी बनेंगे। और जबकि पूरे हरियाणा में मीडिया भी ये कह रही थी और सट्टा बाजार भी ये था कि भाजपा आसपास में भी नहीं है, 20-25 सीट आऊंगी। यो कॉन्फिडेंस लेवल या बात सीक्रेट, मतलब कहां से आपके पास ये बात आई कि भाई भाजपा की 50 सीट आऊंगी? कोई अंदाजा भी नहीं था आसपास में। देखिए ऐसा है, मेरे पास जिस दिन जींद की रैली थी जी, उससे पहले शाम को मेरे पास सूचना आई थी। पहले दिल्ली में हमारी बात हुई थी मनोहर लाल जी से, खट्टर साहब से जी, और नायब सैनी से बात हुई थी। उस वक्त जिक्र चला था, भाई कहाँ से लड़ना चाहते हो आप। अब मैं नाम लेना ठीक नहीं समझता, अच्छी बात नहीं है जी। तो मैंने उस समय ये कहा था कि अगर आप सरकार बनाना चाहते हो तो मुझे सफेदों से लड़ाओ, और अगर मैं सफेदों से लड़ूंगा तो मुझे यकीन है 100% आपकी सरकार बनेगी और मैं बहुत बड़ा रोल अदा करूंगा। जी, ये बात मैंने कही थी। जी 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 जी। तो उससे पहले दिन ही मेरे पास मनोहर लाल जी का फोन आया जी जी कि आप पार्टी ज्वाइन करो।
ठीक है। कल जींद जाके और अपनी इस पार्टी से जजप्पा से इस्तीफा दे दो और अभी एमएलए से का पद ना छोड़ना। ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि जी मैं एमएलए का तो पहले छोड़ूंगा और पार्टी का फिर बाद में पार्टी का छोड़ूंगा, आज ही दोनों पद त्याग दूंगा मैं, तो कल मैं ज्वाइन करूंगा। उन्होंने कहा था कि भाई आपकी टिकट सफेदों से पक्की है, आप सफेदों से ही लड़ोगे, ज्वाइन कर लो पार्टी। तो मैंने पार्टी सफेदों में की मेरी हाँ के बाद जींद में पार्टी ज्वाइन की। अगले दिन जी लगभग 5:30 बजे की बात है, पहले दिन की शाम की। जी जी अगले दिन मैंने पार्टी ज्वाइन की। जी। मुझे 100% यकीन था कि हुकूमत बीजेपी की ही बनेगी। सट्टा बाजार, एग्जिट पोल, ये इसको मैं कुछ मानता ही नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में केवल एक बात थी कि मैं ज्वाइन करूंगा जब पार्टी, तो मैं जो बताऊंगा लोगों को, समझाऊंगा कि भाई 10 साल का राज आप खट्टर साहब का देखो, थोड़ा सा समय नायब जी का भी, नायब सैनी आए थे, थोड़ा सा समय था उनका जी, और 10 साल का कार्यकाल भूपेंद्र हुड्डा जी का देखो। मैंने कहा ये बात मैं समझाऊंगा लोगों को और लोग समझ जाएंगे। जी। मैंने तो इतना ही बताना है कि भाई एक तरफ वो राज बनेगा अगर आप हुड्डा पार्टी को दोगे। हुड्डा पार्टी के बारे में मैंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, मैंने कहा था ये कांग्रेस पार्टी अब नहीं रही है। मैंने ये इतना ही समझाना था लोगों को, ये तो हुड्डा साहब की पार्टी है इस समय, क्योंकि दूसरे नंबर की जो नेता थी कांग्रेस पार्टी में मेरी समझ के मुताबिक कुमारी शैलजा थी। ठीक है जी। और शैलजा जी टिकट चाहती थी खुद उकलाना से, उनको टिकट के लिए मना कर दिया गया था। एक वो जलसा करके गई थी, अच्छी रैली हुई थी नारनौंद में, और वो कैंडिडेट डिक्लेयर करके गई थी अपना डॉक्टर अजय चौधरी को जी, और वो भी टिकट नहीं मिली। उसको पूरा सिर पे हाथ रख के अनाउंस करके गई थी। तो मैं कहा अब तो ये पार्टी सारी टिकटें लगभग हुड्डा साहब ने बांटी हैं, वही चीफ मिनिस्टर का फेस है और कोई मुकाबले में है नहीं। इतनी बात ही तो समझानी है, मैंने सिर्फ कंपेयर करना है वो उनका राज और खट्टर साहब का राज और बीजेपी का राज। और मैं सक्षम हूं ये बात समझाने में लोगों को, मुझे पूरा अपने आप पे विश्वास था जी। और मेरा ये भी मानना था कि 3 तारीख तक आंधी चलेगी बीजेपी की 36 बिरादरी। मैं पूरा कॉन्फिडेंट था 100%। और मैंने मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी और वैसे भी सबको ये बताया, कहीं भी मैं गया, चाहे जुलाने गया, नारनौंद गया, कि भाई मुकाबला है एक तरफ हुड्डा पार्टी का और एक तरफ मुकाबला है बीजेपी का। बीजेपी का कैंडिडेट है नायब सैनी। अगर बीजेपी को वोट दोगे तो 36 बिरादरी का राज मिलेगा, सबका हक मिलेगा। अगर बीजेपी को वोट दोगे तो बीजेपी का राज जो है वो 36 बिरादरी का राज बनेगा और सबका हक मिलेगा। अगर आप हुड्डा साहब को वोट दोगे, हुड्डा पार्टी को, तो 10 साल आप उनका राज देख चुके हो। कुछ ही जगह की चंद लोगों को नौकरियां मिलेंगी और कुछ ही जगह डेवलपमेंट होगी रोहतक के आसपास। ये मैं अच्छी तरह समझाने में सक्षम हूं, मैं समझा दूंगा और राज बीजेपी का बन जाएगा। आई वॉज 100% कॉन्फिडेंट। इसीलिए मैंने जींद में ये घोषणा की और मैं सभी जगह ये बताता था, हर जगह
जी मैं जब गोहाना गया, मोदी जी आए, जब भी बोला था वहां, जी जब भी मैंने यही कहा था कि राज बनेगा 100%, 200% भी कह जाता था कभी एक आध बार बीजेपी का। तो मुझे आत्मविश्वास था पूरा, मेरे अलावा और कोई नहीं कहता था, क्योंकि सट्टे का बड़ा खतरनाक प्रभाव था। फिर हुड्डा साहब और कॉन्फिडेंट थे, ज्यादा कॉन्फिडेंस था उनको। वो लापरवाही से गेम खेल रहे थे, उन्होंने वो प्रिकॉशन नहीं लिए जो लेने चाहिए थे। जरूरत ही नहीं थी शैलजा को नाराज करने की। शैलजा को नाराज करने की जरूरत क्या थी? लड़ना चाहती है लड़ ले बेबे, तू यहां से लड़ ले उकलाना से। अजय की तू डिक्लेयर कराई, उसको लड़ा दे वहां से, रिजल्ट में भी हुसोएवर बदबू नहीं फैलती। जो चमार बरादरी, हमारी हरियाणा में चमार बरादरी 2 नंबर की है पॉपुलेशन में जाटों के बाद। जी जाटों के बाद 1 नंबर जाट, 2 नंबर चमार बरादरी। ठीक है जी। तो उनमें एक वो जो माहौल था, वो नाराजगी जो चलता आ रहा था जी, वो माहौल, उसमें बड़ा भारी फर्क पड़ा। और उसको भी सबसे ज्यादा जो हाईलाइट किया वो मैंने किया, बहुत ज्यादा। चौधरी दलबीर सिंह की बेटी है, जो पंजाब के बहुत बड़े नेता थे, पंजाब में मंत्री रहे, जो इस देश में मंत्री रहे, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर रहे, पढ़े लिखे थे। उनकी बेटी सेंटर की वजीर रही, अंबाला से भी एमपी बनी, सरसा से भी एमपी बनी। उसको टिकट नहीं दिया गया, खुद मांग रही थी। उसका एक कैंडिडेट जिसको डिक्लेयर करके आई थी, उसको टिकट नहीं दिया, डॉक्टर अजय चौधरी। हाँ, तो वही जो सारी टिकटें हुड्डा साहब ने बांटी हैं, और मुकाबला सिर्फ हुड्डा साहब का और बीजेपी का। इतनी सी बात तो पढ़ानी थी लोगों को, जो मैं सक्षम हूं पढ़ाने में, जो हमने बहुत तरीके से समझाया लोगों को, बहुत समझदारी से समझाया। मैंने अपने हल्के में भी, सफीदों में भी पूछता था मैं हर जगह, आपके गांव में कितने बच्चे लगे 10 साल में हुड्डा साहब के राज में? एक भी नहीं जी। और 10 साल में खट्टर साहब के राज में कितने बच्चे लगे जी? कहीं कोई 15 बतावे, कोई 25 बतावे, कोई 50 बतावे। और भाई डेवलपमेंट के काम कितने हुए? ये इतने हुए जी। पहले कितने हुए? नहीं हुए जी। तो ये सारी चीजें, मुझे 100% आत्मविश्वास था कि बीजेपी की हुकूमत बनेगी जरूर, और उसमें मैं बहुत बड़ा रोल अदा करूंगा। ये मुझे अपने आप पे बहुत विश्वास था जी। लेकिन बाबूजी, नारनौंद कार्यक्रम आपने किया, जो लोगों में थोड़ी सी, मेरे को यूं लगता है कि भाई कुछ ना कुछ सुगबुगाहट पैदा हुई। आपने नारनौंद में कहा कि भाई हुड्डा वैसे तो बहुत बड़ी आदमी है, हुड्डा की रगों में देशभक्तों का खून है जी। और हुड्डा को लेकर आपने काफी प्रशंसा करी, लेकिन आपने ये भी कहा कि वो राज अच्छा नहीं था। शायद हुड्डा साहब का राज अच्छा नहीं था, लेकिन आदमी बहुत बढ़िया है। उनके खून में चौधरी रणबीर जी का, उनके खून में चौधरी रणबीर जी का जज्बा है। ऐसी आपने बातें कही। हुड्डा साहब की प्रशंसा क्यों बाबूजी? देखिए, ऐसा है, हुड्डा साहब के बारे में मैं बहुत बोलता था। अगर मैं हुड्डा साहब के बारे में नहीं बोलता जी, तो मुझे लगता था बीजेपी का राज आने में मुश्किल हो जाएगी। हुड्डा की तो पूरी पिक्चर दिखानी पड़ेगी कि हुड्डा साहब ने क्या क्या किया, हुड्डा साहब की सोच क्या है, हुड्डा साहब ने किस घड़ी में क्या कहा। वो सारी बातें मैंने लोगों को बताई कि ये तो लोक दल है, और हुड्डा इस वक्त कांग्रेसियों की बजाय, जो ओम प्रकाश चौटाला जी के स्कूल में पढ़े हुए हैं और क्लास से बाहर किए हुए हैं, रिजेक्टेड माल है ओम प्रकाश चौटाला का, मेरिटरी स्टूडेंट, वो सारे हुड्डा साहब के इर्द गिर्द हैं। अनेक बातें बहुत ऐसी कही, इतने मेरे कोई हुड्डा साहब से कोई बिगाड़ नहीं था, लेकिन मुझे इतना विश्वास था, आज भी है, इतना अगर उसकी पिक्चर में सही सही पेंट नहीं करता तो मेरे ख्याल से शायद राज नहीं आता। मुझे गलतफहमी भी हो सकती है, मैं भी रॉन्ग ऑल्सो, लेकिन इसलिए वो चीजें मेरे से नारनौंद में कही गई कि भाई मैंने जो है हुड्डा साहब के खिलाफ बहुत बातें कही, ऐसी ऐसी बातें कही जो कोई आदमी दुश्मन के बारे में ही कह सकता है।
लेकिन राज नहीं आता था। अगर मैं इतनी पिक्चर उसकी असली ना पेंट करूं तो राज आता नहीं था। कांग्रेसी की कोई गलतफहमी में मत रहना, ये कांग्रेस पार्टी, ये मैं कहता था कि ये तो हुड्डा पार्टी है भाई, सारी टिकटें तो हुड्डा साहब ने बांटी थी। एंड हुड्डा साहब वाज ओवर कॉन्फिडेंट, एरोगेंसी हुई। मेरा मानना है हुड्डा साहब अगर ठीक सिस्टम से काम करते जी, पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी मेरे दिमाग के मुताबिक 5 सीट नहीं आती, 8 सीट आ सकती थी कांग्रेस पार्टी की। बीजेपी भी अगर बहुत कॉशियस रहती, बहुत समझदारी से अगर अपना काम करती, 8 सीट बीजेपी की भी आ सकती थी, 5-5 नहीं होती। दोनों तरफ से ही गलतियां हुई, मेरा ये मानना है। अभी हरियाणा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की बातें चल रही हैं, आपने विधानसभा में मुद्दा उठाया। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में मेरा मानना ये है, मैंने सफीदों जब चुनाव लड़ा तो सफीदों में मेरे पास बहुत व्यापारी आए जी, कहते जी मंडी में भी आए। हाँ, मंडी में आए जी। कि बहुत बदमाश घूम रहे हैं। कई बार तो व्यापारी यहाँ से कई तो बेचारे चले गए, वो मांगते हैं, फिरौतियाँ मांगते हैं। तो मेरे दिमाग में एक पिक्चर है, पता नहीं क्यों है। हुड्डा साहब जब शुरू में चीफ मिनिस्टर बने थे 2005 में जी, 6 महीने उन्होंने गुंडा सफाई में कोई कमी नहीं छोड़ी, खूब एनकाउंटर हुए थे। खूब जी, लेकिन भगवान जाने उन पे क्या दबाव था, उसके बाद साइलेंट हो गए वो। तो इसीलिए मुझे उसके बाद से खट्टर साहब को भी बहुत बार मैंने कहा, अब पता नहीं भगवान जाने खट्टर साहब पे भी क्या उनकी सोच थी, क्या दबाव था। इंसान भी अच्छे, राज भी अच्छा किया उन्होंने, सबका भले की भी सोची। लेकिन मैं उनको कहता, खट्टर साहब को भी कहता था, आप योगी आदित्यनाथ जो हैं यूपी के चीफ मिनिस्टर, उन वाला राज चलाओ, उन वाला लॉ एंड ऑर्डर कायम करो। यहाँ बुलडोजर चले। बुलडोजर मैं नहीं कहता क्या चले, लेकिन मैं ये कहता हूं गुंडे तो सारे थानों में उनके रिकॉर्ड हैं, कोई छिपे हुए थोड़ी हैं। ठीक बात है। सरकार जिस दिन फैसला कर ले 1 हफ्ते में गुंडा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, है क्या मुश्किल? कुछ भी बात नहीं है। इसलिए मैं नायब सैनिक को भी मैंने कहा कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जी, लॉ एंड ऑर्डर की होनी चाहिए। गुंडागर्दी, हरियाणा में गुंडागर्दी और गुंडा नहीं होना चाहिए, ये मैंने इसलिए कहा। देखिए, कहाँ यूपी योगी जी जब तक नहीं बने थे कैसा यूपी था, दिन में डरते थे लोग यूपी में जाते वक्त, कावड़ लांदे टाइम समस्या हुआ करती है। इतना बुरा हाल था। बाबा ने तो रामराज पैदा कर दिया, वहां गुंडों का सफाया कर दिया। आज भी गुंडे थर्राते हैं बाबे के नाम से, स्वामी जी के नाम से, योगी जी के नाम से। तो मैंने ये बात खास तौर से सेशन में नायब सैनिक जी को कही। दूसरा मेरी जो सोच है जी, हमारी नस्ल दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। आप देखिए क्या हाल है इस वक्त, नई जनरेशन का। आप कोई दवाई है बिना मिलावट की नहीं है। आप दूध पीते हो, दूध में मिलावट है। मावा जगह जगह हजारों क्विंटल नकली पकड़ा जाता है। जो लोग नस्ल को कमजोर करते हैं, मिलावट करते हैं हर चीज में, वो देश के दुश्मन हैं। उन पे तो दफा 302 लगनी चाहिए। उनको तो शरेआम चौराहे पे खड़े करके शूट कर देना चाहिए। ये मेरा मानना है। आप देखिए दूसरे देशों में, अमेरिका में और देश हैं, बहुत देश है, वहां खाने पीने की चीज में मिलावट नहीं है, लेकिन इस देश का तो बहुत बुरा हाल है। मैंने ये भी कहा, अनेक बार कहता हूं कि हमारा देश इतने साल गुलाम रहा। हमारा देश कभी सोने की चिड़िया था। हमारा 1 रुपया होता था, अनेक देशों के कई डॉलर, कहीं पौंड, कहीं दिनार, कहीं कुछ ये होते थे, बराबर होते थे। नहीं, उनके ज्यादा होते थे। हमारा 1 होता था रुपया। आज क्या पोजीशन है?
आज हमारे 84 रुपए। हमारा इतना बुरा हाल है, कारण क्या है? और इतने साल ही हमारा देश गुलाम रहा। जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछात, आपसी फूट और भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया इस देश को। तो ये मैं बार बार कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि भाई हम सब एक पिता की संतान हैं। भाई जात पात से इससे बचो, बहुत खतरनाक बीमारी है ये जात पात, भेदभाव। आपस में भाईचारा रहना चाहिए, वरना तो जो हालात चल रहे हैं, कमाल की बात है। दिन ब दिन रुपया गिरता जा रहा है। रुपये की क्या हालत है इस वक्त, और दिन ब दिन हमारी नस्ल कमजोर होती जा रही है। आप देखिए पहले की नस्ल, आज की नस्ल का क्या हाल है। ये सारा मिलावटी हर चीज है, कोई चीज ठीक नहीं है। ये मैंने असेंबली में ये भी कहा, और मेरी सोच भी अब की बार जो असेंबली रही, पहली बार ऐसा रहा कि ना तो अभय सिंह चौटाला वहां थे, ना दुष्यंत सिंह वहां पर आ पाए। क्या मिस किया आपने, या क्या आपका कहना है कि ठीक हुआ नहीं आए? क्योंकि आपकी डिबेट भी मैंने देखी है, दुष्यंत जी से एक बार हुई थी, भाई तू भी इस्तीफा दे दे, मैं भी इस्तीफा दे दूं, फिर देख लेंगे कौन होगा। देखिए जहां तक दुष्यंत का सवाल है, उसके पिताजी और दुष्यंत उनका परिवार कह लीजिए जी, जब मैंने इनको ज्वाइन किया था, मेरे पास जब ये आए थे जी, तो मैंने दुष्यंत से सवाल किया था, कैसा राज बनाना चाहते हो? आपके दादा वाला राज बनाना चाहते हो, चौटाला साहब वाला, वो किसान वाला, या 36 बिरादरी का? तो इसने कहा था जी 36 बिरादरी का बनाएंगे। चलो किन्हीं हालात में भी उसका जिक्र नहीं करता, मैं ज्वाइन कर गया, मैंने चुनाव लड़ लिया। उस समय मेरी सोच ये थी कि ये बच्चा आगे जाएगा, ये चीफ मिनिस्टर बनेगा एक दिन, और मैं इसका साथ दूंगा। और आज भी मैं मानता हूं बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है वो। अगर वो मुझे साथ रखता और ठीक चलता तो चीफ मिनिस्टर बनता, कोई रोक नहीं सकता था उसका। आप देखिए ओम प्रकाश चौटाला जी का और वाजपेयी जी का बीजेपी का समझौता हुआ था, 5-5 सीट दोनों की आई थी। 2-2 लाख से दिग्गज आ रहे थे, छोटे छोटे लोगों से। सुधा यादव ने हरा दिया था 2 लाख वोट से राव इंद्रजीत को, सबसे बड़ा नेता है अहिरवाल का। चौधरी बजूलाल को किसने हराया था? स्वामी करनाल में, याद है आपको। इधर ये कटारिया ने हराया था उसको, फूलचंद मौलाना। अनेक दिग्गज लौटा दिए गए थे। कितना खतरनाक समझौता था। यही समझौता था, मैं अगर ये साथ रहते, मेरे को साथ रखता, तो आगे कोई मुकाबला नहीं होता किसी से भी। लेकिन इसको तो वही, अब मैं बुराई भी नहीं करना चाहता, बच्चे की सोच थी, अभी उसने बहुत जीवन गुजारना है, पता नहीं। मुझे तो लगता नहीं था कोई घर में कोई कमी थी, लेकिन फिर भी हवस इतनी ज्यादा थी, उस हवस ने उनका सत्यानाश कर दिया जी। पॉलिटिकली। वो अब सिफर हैं। और मेरा एक मानना है जी, भगवान सबका हिसाब करता है। समय, वक्त बहुत बलवान है। मैं 2000 में बीजेपी की टिकट लेके आया था जी, चौटाला साहब से हमारा समझौता था। चौटाला साहब ने बीजेपी को उजाड़ दिया समझौता करके, जबकि 3 महीने पहले चौटाला साहब को वाजपेयी जी ने, बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर बना दिया था, चाहे बंसीलाल की हुकूमत तोड़ के। और उसका सिला ये दिया, पार्लियामेंट में तो समझौता हो गया, 5-5 सीट दोनों का समझौता बढ़िया चला। उसके बाद उसने ये निर्णय कर लिया कि बीजेपी को छोड़ूंगा नहीं, उजाड़ूंगा इसको। और उसने हर पार्टी के कैंडिडेट की मुखालफत की। मेरे खिलाफ भी राम भगत शर्मा खड़ा कर दिया नारनौंद में। तो बीजेपी के तो
मेरे ख्याल से 6 MLA बन पाए, क्योंकि सारी जगह ताकत तो चौटाला साहब के हाथ में थी जी। सब जगह मुखालफत करके कैंडिडेट खड़े कर दिए, जगह जगह समझौता था जींद की सीट का, वहां भी अपना कैंडिडेट सीधा सिंबल दे के खड़ा कर दिया। बहुत बुरी तरह से उन्हें यानी कसर नहीं छोड़ी कोई भी बीजेपी को मारना। बड़े फक्र से कहते थे चौटाला साहब, बीजेपी और ब्राह्मण दिखने नहीं दूंगा कभी, धरती पे दिखेगा नहीं पॉलिटिक्स में बीजेपी और ब्राह्मण। उसने किसी ब्राह्मण को कोई मंत्री, छोटा मंत्री, कोई स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कुछ भी नहीं बनाया, और बड़े फक्र से कहता था मैंने ब्राह्मण नहीं बनाया तो मैंने 5 साल राज कर लिया, किसी ब्राह्मण को बनाता तो मैं पूरा नहीं समय कर सकता था। देखिए चौटाला साहब का राज जी 2005 के बाद कभी नहीं आया। नहीं आया जी। भगवान ने उसके साथ न्याय किया, जो उसने धोखा किया था तो भगवान ने उसको सजा सही दी, और उसके बाद दोनों बाबू बेटियों ने जेल भी काटी। अभी भी मुकदमे बड़े संगीन हैं, थोड़ा सा सूझबूझ से चल रहे हैं वो बीजेपी के साथ लाइजन करके, वरना बहुत खतरनाक मुकदमे हैं, अभी भी आए से अधिक के हैं। और जैसा उन्होंने किया था भगवान ने वो बदला ले लिया जी। अब इनेलो के 2 बच्चे हैं, एक जगदीश का लड़का है, काबिल बच्चा है, मैं देखता हूँ डिबेट भी, एक अभय सिंह का लड़का है, वो भी अच्छा बोलता है। लेकिन आप देखो कितनी बड़ी पार्टी थी, चौधरी देवीलाल इस धरती के सबसे बड़े नेता हुए, उनसे बड़ा नेता तो कोई भी नहीं हुआ, जमीन से जुड़े हुए चौपाल के नेता, जन जन के नेता थे। आज उनके पड़पोते पोते का ये हाल है। तो भगवान ने सजा दी जी। आज 2024 आ गया, आगे क्या होगा मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूं, लेकिन जो जैसा करता है वैसा बढ़ना पड़ता ही है। मैं 2005 में अपनी मेहनत से बीजेपी की टिकट पे इलेक्शन लड़के जीता। हम MLA 2 बने थे, मैं और नरेश मलिक उस कॉन्स्टिट्यूंसी से बना था जो जिसका नाम अब कलोई है, पहले हसनगढ़ था। ओके। वहां टिकट दे दिया था चक्रवर्ती शर्मा को। ये कारण था नरेश मलिक का जीतने का। मैं जीता था अपनी मेहनत से, बहुत मेहनत की थी, 5 साल मैंने। बीजेपी ने मुझे सम्मान दिया, विधायक दल का नेता बनाया। मैंने जो रोल अदा करना चाहिए था बीजेपी का वो किया नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। पछतावा इन बातों का? बहुत जबरदस्त पछतावा है। लोग मुझे कहते थे जब मैं MLA बना, गांव में गया, हल्का तो खाली रह गया भाई, मेरे दिमाग में एक दिलो दिमाग पे एक बात छा गई कि भाई हल्के को इसको भरूंगा, भरे कैसे? नौकरी लगने से। नौकरी सरकार लगावे, तो जो मुझे रोल अदा करना चाहिए था अपोजिशन का वो मैंने अदा नहीं किया, तो उसका रिजल्ट ये निकला 10 साल 2009 के बाद 2019 तक मैं कहीं का नहीं था, घर पे बैठा रहा। अब 19 में जीता हूं मैं। मेरी सोच है, लोग भी जानते हैं, ये दुष्यंत तो उसकी ब्रजेंद्र की मां से भी आ रहा था, मिसेज वीरेंद्र सिंह से आ रहा था, 45,000 से रहा है उसने, 45,000 से भी ऊपर। मैंने हर कैंडिडेट की मदद की, और उसने जब मुझे, आप कह रहे हो जो विधानसभा में कहा था कि जी आप कहते हो मैंने सबको बनाया तो आप इस्तीफा दे दो, मैंने कहा भाई तू इस्तीफा दे दे, तेरा तो था ही कुछ नहीं। इसकी मां से आ रहा था, ब्रजेंद्र की मिसेज वीरेंद्र सिंह से आ रहा था, तो 45,000 से जीता। अब उसने देख लिया अपना नजारा, उचाने में क्या बना है, 5वें नंबर पे आया है, एक भी कैंडिडेट नहीं बना।
एक सिर्फ उसका भाई जिसने कहते हैं बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए, वो अच्छे वोट लेके गया, तीसरी पोजीशन में आया। तो समय जो है, समय, वक्त, भगवान, ये कोई चीज है, वो जो आदमी जैसा करता है उसका फल उसको जरूर देता है। 24 आ गया, मैं तो फिर MLA बनाया, लेकिन वो कहीं भी नहीं। एक चीज है उनके दिमाग में कि हमने इतनी लूट मचा रखी है, भाई इतना धनी, इतने धनी हैं हम, ये लोग तो पागल हैं, फिर भूल जाएंगे। लेकिन आप देखना, कम से कम मेरी जिंदगी में धोखेबाज पार्टी ना वो बनेंगे ना ये बनेंगे। आप देखना, तजुर्बे की बात है, मेरी जिंदगी ज्यादा नहीं है, लेकिन जो किसी के साथ धोखा करता है भगवान उसको सजा देता है। मेरे को भी सजा दी, मैंने बीजेपी का जो रोल अदा करना चाहिए था वो नहीं किया। राणा साहब से तो समझौता कर लिया था पार्टी ने उसी ड्यूरेशन में। मैंने उसी वक्त 1 साल के लगभग बचा हुआ था, उस वक्त इस्तीफा दिया था MLA-शिप से भी और बीजेपी से भी। मैं कहा, जिस आदमी ने आपकी पार्टी बर्बाद कर दी, आप उसको उसके साथ फिर मिल गए। बहुत तगड़ा बयान दिया था, बयान दे के मैं छोड़ गया था। देखिए, आपको मानना पड़ेगा, भगवान जो है वो जैसा करता है उसको वैसा फल देता है। अब लोग मुझे कहते थे, बहुत लोगों के फोन आए कि जी मंत्री बनना था, आपका हक था, आपने ही इस पार्टी की इतनी मदद करी। लोग सारे कहते थे 24-25 सीट आएंगी बीजेपी की, आप अकेले आदमी थे जो डंके की चोट पे कहते थे कि 50 सीट आएंगी कम से कम, हुकूमत बीजेपी की बनेगी, आपको मंत्री नहीं बनाया। मैं कहा, भाई कोई बात नहीं है, समय बलवान है, नहीं बनाया तो कोई बात नहीं भाई। अब पार्टी ने जो सोच के मुझे नहीं बनाया, ठीक ही करा होगा भाई, लेकिन वक्त बहुत बलवान है। समय हर चीज का हिसाब करता है भाई। ऐसा इंटरव्यू आज तक कभी नहीं हुआ होगा, दिल की बात कब से अब तक सारी बात आज बाबूजी ने कह दी। भाई बाबूजी, अगर सफीदों की बात करें तो अब सफीदों में क्या ऑफिस करने का कुछ प्लान है? 100% सफीदों में समय देंगे मैं आप? सफीदों में पूरा समय दूंगा, मैं दूंगा, मेरा बेटा देगा, मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा भाई जाएगा, कभी भतीजा जाएगा, और एक दफ्तर परमानेंट खोल लेंगे। कोशिश है हमारी कोई अच्छी जगह खरीद के जी, और ऐसा दफ्तर बनाएं जहां रोजमर्रा में लोग कोई आए तो दुख सुख की उनकी हमारे को सूचना दें। 2 बच्चे भी रखेंगे, जैसा हम नारनौंद में रखते हैं, हिसार में रखते हैं जी, और सबके दुख सुख में शामिल होंगे। जो हम कर सकते हैं हर सूरत में कोशिश तब करें। तक टेम्परेरी कुछ तो ऑफिस बनेगा या बस अब जल्दी कर रहे हैं, लेट नहीं कर रहे। लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी? बिल्कुल सुनेंगे, सब कुछ करेंगे। कुछ देखिए, मेरी जो आपने मेरे से सवाल पूछा था जी, तो उसमें कोई अनसमझ हो तो ना समझो, लेकिन कोई समझदार आदमी जो है, जो भी पॉलिटिकल समझ रखता है, जिस दिन नायब सैनी को चीफ मिनिस्टर बनाया था जी, समझदार आदमी समझ सकता था कि भाई मनोहर लाल खट्टर जी का कार्यकाल और नायब सैनी का अब ये थोड़ा सा समय का पीरियड, और ये ऐसा ट्रम्प कार्ड है। मैं ये मानता था जी, ये ट्रम्प कार्ड है बीजेपी का। गरीब आदमी में एक खतर बहुत तगड़ा मैसेज गया। SC BC सैनी बड़ी मजबूत कौम है, टिकट भी कुछ टिकट गलत बटे, बाकी टिकट बहुत अच्छे बटे। तो समझदार आदमी समझ सकता था। जींद में कभी इतनी सीट नहीं मिली, 5 में से 4 सीट भाजपा को मिली, आज तक कभी नहीं हुआ। ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत अच्छा था। ये मनोहर लाल जी के काम और
नायब सैनिक का मुख्यमंत्री बनाना। नायब सैनिक बनते ही गरीबों में एकदम इतना जोश आ गया, इतना उत्साह आ गया। मैंने किसी की खुशामद नहीं की सफीदों में। हाँ, मुझे मलाल है आज भी, सफीदों की जीत को मैं जीत नहीं मानता। मैं सफीदों में मेरी सोच के मुताबिक 14,000 वोट कम आए हैं। मैं आधे वोट अपने समझता था। ये मेरा तो इलेक्शन फंस गया था। 4,037 की जीत है सिर्फ। लोग तो ये कहते हैं कि जो आप सफीदों जाके भी जीत गए, मगर मैं तो सफीदों जाके 100% आधी वोट मैं अकेला लूंगा, इस सोच से गया था। मैंने काम किए हैं जीवन में, गरीबों की, अनेक गरीबों की लड़ाइयां लड़ी हैं मैंने। बैकवर्ड की लड़ाई, किसान की लड़ाई, हर वर्ग की लड़ाई मैंने लड़ी। और फिर दूसरी बात यह है, जो राजनीति में अनेक लोग करते हैं, मैं उन चीज़ों से हजारों करोड़ मील दूर हूँ। मैंने जीवन में कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। मेरा जीवन बहुत तप और तपस्या का जीवन है। कोई मेरे खिलाफ एलिगेशन नहीं लगा सकता। कोई नीच आदमी तो कुछ भी कह दो, अच्छा इंसान कोई मेरे बारे में ये नहीं कह सकता कि इस आदमी ने कभी जीवन में कोई किसी से पैसा लिया है, कभी किसी के मिठाई का डब्बा तक नहीं लिया जी आपने। चलो वो तो आपकी अलग बात थी, उसमें वो तो अलग बात थी आपकी। लेकिन मेरी अपनी जो जीवन है, इसीलिए मुझे बहुत भरोसा था अपने आप पे कि, और मेरे उसके लिए वोट के लिए मेरे ख्याल में हरियाणा का कोई जिला नहीं ऐसा जहाँ से मेरी मदद के लिए नहीं गए हों लोग। खूब गए, नारनौंद हल्के से भी, हर हल्के से लोग गए हैं, हर जिले से गए हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि सुभाष गंगोली साधारण कैंडिडेट नहीं था, बहुत बड़ा कैंडिडेट था, उस के खिलाफ कोई दाग नहीं था। ये जो लड़ा है अपने, वो मंत्री रहा हुआ था बच्चन सिंह आर्य, वो भी कोई साधारण कैंडिडेट नहीं था। और ये जसबीर जो देशवाल है, ये तो बाबा, इसका तो ये तो अरबपति आदमी है, बहुत तगड़ा आदमी है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा विश्वास था कि आधे वोट मैं लूंगा। मुझे चोट लगी सबसे ज्यादा, जहां से सबसे ज्यादा वोट की उम्मीद थी, मुआने से। बहुत समझाने की कोशिश की, मुआना, सिंगाना, डॉक्टर आपका ये मूर्खी ना के बराबर जीत है सब इन जो जगह से। बस ये बार बार बचाऊं मैं। तो फिर अब विकास में तो ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी, इस नजरिए से नहीं देखेंगे आप? नहीं, विकास जो मैं कर सकता हूँ कसर नहीं छोड़ूंगा, जो भी कर सकता हूँ। क्योंकि आम जनता ने बहुत उम्मीदें सफीदों से हैं, और जिस दिन आप जीते उस दिन कितना बड़ा सेलिब्रेशन, पूरी अनाज मंडी भर गई थी। चलो जी, देखो आम जनता आपसे बड़ी उम्मीद लगा रही है। वक्त को क्या मंजूर है? सबसे बड़ी चीज तो समय है, वक्त है। समय क्या कराएगा? आम जनता ये सोच रही, आम जनता बाबूजी ये सोच रही है कि सफीदों को पेरिस बना दिया जाएगा, बहुत सुंदर शांतिपूर्ण। और देखो, हमारे से पहले दिन ही पूछा था कि जी आपकी वो प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी की, माँ फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारी ये है, जींद से पानीपत की रोड जल्दी से जल्दी बनाओ, कम से कम 10 मीटर की रोड, अच्छी रोड, बढ़िया से बढ़िया बनाओ जी। हमने असेंबली में भी कहा कि भाई एक अनाउंस किया हुआ था कॉलेज, वो उठा के कहीं और ले गए। बच्चे पढ़ते हैं अब गवर्नमेंट स्कूल में पिल्लूखेड़ा में। 8 एकड़ जमीन एक्वायर की हुई है, सरकार के पास है, जामनी गांव की। कई गांव की, कुछ गांव की, मोहना गांव बर्बाद कर दिया। सीवरेज उसमें डाली थी, वो सीवरेज भी नहीं डली, ना कोई उसमें गली रही। कई समस्याएं, खेड़ा खेमावती की समस्याएं उठाई थी हमने। वहाँ अगर जाओ तो दोनों तरफ गंदा पानी भरा पड़ा है, कई लोग भी मर लिए वहाँ। एक बार जी मैंने काफी 3-4 साल पहले एक वीडियो बनाई थी सफीदों हल्के में ना, पिल्लूखेड़ा हल्के में। वो जो जामनी से पिल्लूखेड़ा तक का रोड है, वहां पे शौचालय नहीं है, 3-4 किलोमीटर लंबा है। कई बार महिलाएं आती जाती, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। वैसे तो सोचने में तो ये तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब वहां पे महिलाएं आती जाती हैं, कई बार ऐसी स्थिति तक बताई गई है कि पड़ोसियों तक का वहां पे किसी का घर खुलवा के किसी महिला को। जितनी भी समस्याएं हैं जी, उनको सबको गहराई से समझूंगा जी, और कोशिश करूंगा सबका समाधान कराने की। ये मेरी सोच है। आगे क्या होगा इसका मुझे कुछ नहीं पता। वो सबके लिए जो समय ने निर्धारित कर रखा है वही होगा। बट आई विल डू माई लेवल बेस्ट। जो मैं कर सकता हूँ कमी नहीं छोड़ूंगा।
इस 24 तारीख को परसों आपका जन्मदिन है बाबूजी। जी, कितने साल के हो जाएंगे आप? ये मेरा 80वां जन्मदिन है। 80 में एंटर करूंगा मैं। 80 79 के हो चुके होंगे, अब 80 में एंट्री है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। 24/11/45 का जन्म है मेरा। 24/11/45 का। ठीक है बाबूजी, आपको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और फिर मिलता हूं आपसे मैं।